हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के बारे में। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस नहीं, एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका जो आईपीओ आया था मई 2022 में, आईपीओ का प्राइस था 949। और जब ये यहाँ पर लिस्ट हुआ तो लिस्ट ही 949 पर लिस्ट नहीं हुआ, बल्कि उससे नीचे लिस्ट हुआ, बिकॉज 949 को हम यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं। और जो क्लोजिंग हुई आईपीओ के दिन दैट वाज 847। और आईपीओ यानी कि जिस प्राइस पर अलॉटमेंट हुए रिटेलर्स को, वहां से भी 7.87% नीचे बंद हुआ। यानी कि जिन लोगों को आईपीओ में ये शेयर्स मिले हैं वो आज तक प्रॉफिट में नहीं आए और ना ही उनको एट पार भी यहां से निकलने का मौका मिला। लेकिन अभी अगर हम आज तक की सिचुएशन देखें अभी कि आईपीओ के प्राइस से लेकर अभी करंट प्राइस जो है, अभी भी 31.69% यानी कि ऑलमोस्ट 32% अभी भी नुकसान में है। और एक बार को ये नुकसान अगर हम लोएस्ट लेवल देखें तो एक बार को ये नुकसान 44% हो गया था, वहां से रिकवरी आई है। लेकिन अभी ये रिकवरी यहां पर सस्टेन करती हुई नजर आती है या फिर यहां से फर्दर डाउनसाइड नजर आता है। मेरे हिसाब से अगर हम पहले एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे, उसके रीजंस बाद में आइडेंटिफाई करेंगे। पहले टेक्निकल्स देखते हैं। सो टेक्निकल्स को देखते हुए अगर हम यहाँ पर समझें इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न को इस तरीके से, सो ये एक कप विद हैंडल पैटर्न है और कप विद हैंडल पैटर्न में यहाँ पर टू हैंडल्स हमें नजर आते हैं। सो दिस इज द कप एंड ये हमारा एक हैंडल बना और उसके बाद में एक और हमारा हैंडल बना। एक और ये हैंडल बनने के बाद में यहां से ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कैंडल्स हमें नजर आई। दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल ऑन 1 अगस्त। और जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका हाई हमने यहां पर मार्क कर लिया और ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ग्रीन कलर से एक क्लोजिंग होनी चाहिए ग्रीन कैंडल के साथ, तो वहां पर ब्रेकआउट कैंडल का कंफर्मेशन नजर आता है। तो यहां पर दोनों चीजें होनी इंपॉर्टेंट है, एक तो ब्रेकआउट का होना, दूसरा ब्रेकआउट कैंडल का जो टॉप लेवल है उसके ऊपर ग्रीन कलर के साथ क्लोजिंग होना, तो वो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन होता है। तो यहां ब्रेकआउट भी हो चुका है और ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन भी आ चुकी है कि ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट था और उसके बाद में थोड़ा सा नीचे भी आया है। तो थोड़ा सा नीचे आने का बेनिफिट ये होता है कि हम बहुत ज्यादा रन अवे प्राइस पर नहीं लेते, हम प्राइसेस को चेज नहीं करते, हम पीछे पीछे भागकर बहुत ऊंचे भाव पर परचेज नहीं करते। अब वापस से जब अपॉर्चुनिटी है, अब हम इसका अगर टेक्निकल टारगेट निकालने लगे, सो इसका टेक्निकल टारगेट एक ठीक ठाक सिंपल सा टारगेट निकल कर आता है, सो 17.21% ब्रेकआउट लेवल से। लेकिन अगर हम करंट प्राइस से देखने लगे तो ये 16% के आसपास का अपना अपसाइड पोटेंशियल है, 15.84%। और ये जो 15.84% का जो हमारा लेवल आता है, अगर हम एक्चुअल प्राइस की बात करें तो 750 इज द प्राइस। और 750 पर ही यहां पर पहले एक बार ये स्टॉक रेसिस्टेंस दिखा चुका है। और रेसिस्टेंस जिस तरीके से इसने यहां पर दिखाया है अगर आप देखोगे, सो ये लेफ्ट में कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती हुई नजर आती है। वंस दिस फर्स्ट टारगेट विल बी अचीव जो 750 का है इस कप विद हैंडल पैटर्न के बेस पर, तो उसके बाद हो सकता है कि यहां पर एक छोटी सी, जैसे ये लेफ्ट में शोल्डर है, ये पूरा इस तरीके से टारगेट अचीव करते हुए पूरा हेड बने और यहां से एक वापस से छोटी सी कोई गिरावट आए और उसके बाद में ये फर्दर एक चार्ट पैटर्न बन जाए और फर्दर चार्ट पैटर्न बनते हुए ये एक बड़ा हमें टारगेट दे उसके बाद ब्रेकआउट लेवल से, और ये हमारा टारगेट निकल कर आता है फिर उसके बाद 967 के आसपास। और 967 ऑलमोस्ट दिस इज द सेम प्राइस 949 जिस प्राइस पर ये आईपीओ आया था। यानी कि अल्टीमेटली यहां पर फर्स्ट टारगेट अचीव होते हुए नजर आता है 750। अभी तक हम सिर्फ टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं। 750 नजर आता है और उसके बाद में अगर सेम पैटर्न यहां से बनता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 950 के आसपास आता है जो हमारा आईपीओ प्राइस है। और आईपीओ प्राइस तक ये स्टॉक जाना भी चाहिए क्योंकि काफी लोग वहां पर फंसे हुए हैं, एंड नॉट ओनली द रिटेल इन्वेस्टर्स, लेकिन जिन इंस्टीट्यूशंस ने या एचएनआईज ने भी यहां पर पैसे लगाए होंगे वो भी वेट कर रहे होंगे कि यहां पर ये चीज ऊपर आए। अब ऊपर आने में यहां पर जो चैलेंज था, जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी इसको लेकर, एलआईसी को लेकर मैंने आईपीओ से पहले वीडियो बनाई थी, सबको यहां पर अलर्ट भी किया था कि बुद्धू बनने की जरूरत नहीं है, यहां पर चीजें अच्छी नहीं है और आईपीओ में आप लोग फंस सकते हो। तो अगर इस चीज को आपने देखना है तो आप यूट्यूब पर जाना और यूट्यूब पर जाकर जब आप एलआईसी को सर्च करोगे, एलआईसी और स्पेस देकर विवेक सिंघल करके सर्च करोगे तो आपको ये वीडियोस निकल कर आ जाएंगे। एलआईसी गोइंग डाउन, शुड वी सेल,
और यहाँ पर LIC को लेकर LIC IPO अगर हम लिखें तो शायद बाकी वीडियो भी आ जाएगी पुरानी वाली, बिगेस्ट मिथ अबाउट LIC पार्ट 2, LIC IPO सबसे बड़ा धोखा। और ये IPO से पहले की बात है और उसके बाद में IPO के बाद भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद भी नीचे गया। एनीवेज वो पुरानी बात है, लेकिन अभी सिचुएशन यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आती है। वो चेंज क्या है? वो चेंज है यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में। अब हम अगर बात करने लगे प्रॉफिटेबिलिटी की और क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जाने लगे, तो जो नेट प्रॉफिट पहले 2000 करोड़ या 1000 करोड़ या 500 करोड़ या 200 करोड़ या 22 करोड़ का आता था, दैट हैज चेंज सडनली टू 15,000 करोड़, 7,000, 13,000, 9,000 करोड़। यानी कि 1 ईयर का नेट प्रॉफिट इज 45,000 करोड़ नाउ। और इससे पहले जो प्रॉफिट्स आते थे वो 2,600, 2,700, 2,900। इट वाज नॉट द रिलीवेंट प्रॉफिट, मींस कुछ खास प्रॉफिट था ही नहीं। अगर हम यहाँ पर 3,000 करोड़ के प्रॉफिट की बात करने लगे एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 4,10,000, सो दिस इज द पीई ऑफ मोर देन 100। और पीई मोर देन 100 इज व्हेन अगर 949 पर जब ये लिस्ट होने की बात कर, जो लिस्ट होना चाहिए था आईपीओ तक, आईपीओ प्राइस तक तो लिस्ट होना चाहिए था, जो आईपीओ प्राइस था वहां तक की अगर बात करें तो ये पी रेशो वाज समवेयर अराउंड 150, 160। और LIC की ग्रोथ कोई ऐसी तो होने नहीं वाली कि नेक्स्ट 2 इयर्स में यहाँ पर रेवेन्यू डबल हो जाएगी, बिजनेस डबल हो जाएगा। इट्स लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सरकारी कंपनी है, अपनी एक रफ्तार से चलेगी। तो यहाँ एक चैलेंज था, लेकिन अभी जब ये इमीडिएटली एकदम से इतना ज्यादा प्रॉफिट का बदलाव आना, तो इसके रीजंस क्या थे? इसके रीजंस जब फाइंड आउट करने की बात होती है तो हमेशा गूगल सबसे अच्छी हेल्प करता है। तो गूगल पर जब इस चीज को सर्च किया गया, जब इसकी रिपोर्ट्स देखी गई, तो रिपोर्ट में एक पॉइंट निकल कर आया, द कॉर्पोरेशन हैज चेंज्ड इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। The corporation has changed its accounting policy during the current year and accordingly has transferred an amount equivalent to 27,240 करोड़। क्योंकि ये पूरी लाख में है तो मैंने 2 फिगर तक डेसिमल को यहां पर काउंट नहीं किया। 27,240 crore net of tax, after tax, means pertaining to the accretion on the available solvency margin from non-par to shareholders account, due to which profit for the financial year ending on this 31st March 2023 has increased to that extent। अब इसको इन्होंने पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया, यानी कि एक पर्टिकुलर 7,299 करोड़ रुपीस को एक क्वार्टर के लिए ले गए, उसके बाद में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता रहा। अब इस बात को जब फर्दर समझा तो यहां पर एक स्टेटमेंट भी आई, LIC कमिटेड टू क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स एज वेल एज पॉलिसी होल्डर्स। यहां पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इस पूरी बात को। द क्वांटम जंप इन द ग्रोथ वी विल बी विटनेसिंग एज in the non-par side is our strategy for the future, and we will explore all the segments including ULIPs or the term products as well as saving products, health products and the pension and group products for increasing VNB। VNB होती है वैल्यू ऑफ न्यूली एडेड बिजनेस, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। अब जैसे VNB लिखा हुआ है तो इन सब चीजों का पता कैसे चलेगा? होता क्या है, गूगल पर सर्च करो सब कुछ मिलता है। जैसे हमने VNB इंश्योरेंस करके सर्च किया, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस निकल कर आ गया। यहाँ पर नॉन पार की बात की, न्यू नॉन पार और पार क्या होता है वो हमने सर्च किया, वो निकल कर आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर जो फंड है इनके पास, कंपनी को एक ध्यान से समझना, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इन कंपनीज को एक पर्टिकुलर अमाउंट सोल्वेंसी मार्जिन के रूप में रखना होता है। सोल्वेंसी मार्जिन क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा केसेस आ गए, यहां पर इंश्योरेंस क्लेम करने वाले, बहुत ज्यादा डेथ हो गई, इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए अगर आ गए, तो आप सस्टेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इस चीज का एक आइडिया लिया जाता है, एक कैलकुलेशन की जाती है और गाइडलाइंस निकाली जाती हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज को अपने टोटल जितना उनका बिजनेस है उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर परसेंटेज एक सोल्वेंसी मार्जिन के रूप में रखना होता है और इसको टच नहीं किया जाता। ये पैसा आपके पास हमेशा रहना चाहिए। अब जो ये पैसा है, इस पैसे के ऊपर अभी तक क्या होता था कि इस पैसे को इन्होंने नॉन पार में रखा हुआ था। तो नॉन पार में ही रखा होता है ये पैसा, तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट आता था उस प्रॉफिट को ये लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, आफ्टर बाइफर्केटिंग द फंड, द अवेलेबल सोल्वेंसी मार्जिन आर नाउ रिजाइडिंग इन द नॉन पार साइड। तो नॉन पार साइड का मतलब क्या है कि ये फंड एक्चुअल में पॉलिसी होल्डर्स का फंड नहीं है और ये फंड शेयर होल्डर्स का फंड है। अब जब ये नॉन पार साइड पर है एंड इट हैज एक्रीशन, यानी कि इसमें बढ़त हुई है। अब बढ़त कैसे होती है? बढ़त का जो तरीका है,
वो इन्होंने बताया कि एक तो डिविडेंड पेमेंट के रूप में होता है, एक इनको जो इंटरेस्ट आता है डेट इंस्ट्रूमेंट पे उससे होता है, और थर्ड इन्होंने बताया कि जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ये एक्विटीज के ऊपर उससे होता है। और ये फंड कितना है? दिस इज ए वेरी बिग फंड। दिस टोटल फंड अमाउंट इज 1,80,946 करोड़। अब पहले अभी तक क्या होता था कि इसके ऊपर जो बढ़त आती थी इसको नेट प्रॉफिट का पार्ट नहीं माना जाता था, इसको शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाता था, प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं दिखाया जाता था। दे हैव चेंज द पॉलिसी कि इसको अब प्रॉफिट का पार्ट दिखाया जाए, इसको शेयर होल्डर्स का एक हिस्सा दिखाया जाए कि शेयर होल्डर्स का पैसा है। तो इसके ऊपर जो एक्रीशन आया, यानी कि अगर इन्होंने इनके पास जो फंड है वो इक्विटी के रूप में है, इन्होंने उसमें प्रॉफिट बुक किया, तो जो प्रॉफिट आया वो इनकम का पार्ट हो गया। उसमें कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया वो भी प्रॉफिट का पार्ट हो गया, और जो इक्विटीज के ऊपर जो डिविडेंड आया वो भी प्रॉफिट का पार्ट हो गया। और वो प्रॉफिट का पार्ट वो अच्छा बड़ा अमाउंट है। यानी कि जब 1,80,000 करोड़ रुपीस हैं, अगर आप यहां पर देखोगे 1,80,000 करोड़ रुपीस हैं, और इस 1,80,000 करोड़ रुपीस के ऊपर ऑन एन एवरेज अगर 8% भी कमाया, 8% भी कमाया, तो ये अमाउंट ऑलमोस्ट 14,400 करोड़ रुपीस बैठती है। यानी कि 15,000 करोड़ रुपीस के आसपास की अमाउंट बैठती है। और यही प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहां पर नजर आनी शुरू हुई है, जो पहले नजर नहीं आती थी। अगर हम यहां पर पूरे साल के प्रॉफिट की बात करने लगे, अब यहां पर ये प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ गई। 14,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट तो नजर आता ही है। साथ में जब मार्केट इंक्रीज, यहां पर जब स्टॉक मार्केट यहां पर ग्रो करती है, तो वहां पर ग्रोथ के केस में जो प्रॉफिट बुकिंग है वो बहुत ज्यादा स्पीड से होती है, क्योंकि डिविडेंड तो लगातार मार्केट स्टेगनेंट भी रहेगी तो भी आएगा, डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट फिर भी आएगा, मार्केट कहीं भी हो। लेकिन इक्विटी में जो सेल परचेज होती है, जो प्रॉफिट बुकिंग होता है, वो बढ़ती हुई मार्केट में ही हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि एलआईसी ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और उसमें स्टॉप लॉस लगा दिया, जो रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर करते हैं। एलआईसी जैसी कंपनीज स्टॉप लॉस नहीं लगाती, और वो नहीं लगाती इसलिए पैसा कमा भी पाते हैं। तो सेम ही रिटेल इन्वेस्टर्स को भी करना चाहिए, कंपनी के सिलेक्शन में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बाकी कहीं नहीं। तो यहां जब मार्केट बढ़ती है और ओवर वैल्यूएशन पर कोई कंपनी चली जाए, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कंपनी करेगी, एलआईसी प्रॉफिट बुकिंग करेगी, तो वो प्रॉफिट का पार्ट, जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट बुक करके, दैट विल बी काउंटेड एज द शेयर होल्डर्स मनी। तो अब मार्केट यहां से, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही थी, एक सेम रेंज में थी, अभी जब मार्केट अगले 2-3 साल यहां से ग्रो करेगी तो प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा आएंगी, और जो ये नेट प्रॉफिट है काफी इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर सेम नेट प्रॉफिट भी आता है जो 45,000 करोड़ के आसपास का है, तो उस केस में भी आप इस बात को समझो, 45,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट के केस में जो अपना यहां पर स्टॉक पी है वो सिंगल डिजिट में आ गया, जो आपसे पहले काफी हाई होता था। अब जब ये सिंगल डिजिट में आ गया है और ये नेट प्रॉफिट आना शुरू हो गया है, तो इसका रिजल्ट क्या है? जो बैलेंस शीट है वो एकदम से अच्छी खासी स्ट्रांग होनी नजर आ गई है, कि जो रिजर्व पहले सिर्फ 5,000 करोड़ रुपीस का था वो 39,000 करोड़ का हो गया है, क्योंकि इसमें एक मोटा पार्ट 35,000 करोड़ जो नेट प्रॉफिट है वो आकर यहां पर रिजर्व में ऐड हो गया है, क्योंकि इन्होंने यहां पर डिविडेंड के रूप में एज सच बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करने लगे तो ये फिगर हमारी नजर आ जाती है। डिविडेंड पेड, दिस इज नॉट ए बिग अमाउंट, सिर्फ 1,000 करोड़ इन्होंने यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया, जबकि इससे पहले ज्यादा करते थे। एनीवेज ये अच्छी बात है। सो यहां पर एक अच्छी बड़ी अमाउंट का आना और इस अमाउंट का यहां पर यूज होना न्यू प्रोडक्ट्स में, जो इन्होंने यहां पर बात भी की मैनेजिंग डायरेक्टर ने, to increase group products for increasing value for new business। यहां पर हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए भी बात कर रहे हैं, यहां पर सेविंग प्रोडक्ट्स की भी बात कर रहे हैं, यहां पर यूलिप्स की भी बात कर रहे हैं, अदर टर्म प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, पेंशन प्लान की बात कर रहे हैं। तो यहां से इस पैसे को यूज किया जाएगा फर्दर ग्रोथ में, और वो ग्रोथ होनी भी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने 1,000 रुपीज 949 पर यहां पर आईपीओ में पैसा लगाया, अब 949 पर लगाने के बाद में कम से कम पैसा ग्रो तो करे, और इस बात को भी यहां पर ऑलमोस्ट मींस 1 ईयर से ज्यादा हो चुका है, तो यहां टेक्निकली ये सारे लेवल्स अचीव होंगे, और कुल मिलाकर करंट प्राइस से ये अच्छा खासा यहां से 50% का जंप आएगा, ये साफ साफ नजर आता है। और ये चीज यहां पर ग्रोथ के हिसाब से नजर आती है जो इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर दिखाई है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, अगर आप उस चीज को देखने लगोगे तो वहां पर ये रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं।
जून क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स आए हैं, और इसको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि द फाइलिंग सेड प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडेड June this year comprises of an amount of 7,491 crore pertaining to accretion of the available solvency margin. तो इस क्वार्टर में यहां पर 7,491 करोड़ यहां पर ऐड किया गया इस क्वार्टर में। लास्ट ईयर कितना ऐड किया था? लास्ट ईयर ऐड किया था 4148। अब ध्यान से समझना आप इस बात को कि अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाएं तो नेट प्रॉफिट अभी कितना है 9,000 इस क्वार्टर का 9,634 करोड़, और इसमें सोल्वेंसी वाली अमाउंट कितनी आई है इस क्वार्टर की? सोल्वेंसी वाली इस क्वार्टर की अमाउंट आई है 7,491 करोड़, यानी कि 7,500 करोड़ ऑलमोस्ट, और टोटल प्रॉफिट कितना है 9,600, यानी कि 2,100 करोड़ रुपीस का नॉर्मल प्रॉफिट नजर आता है इस हिसाब से। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितना था? ये 608 करोड़ था। तो यहां पर ओवरऑल बिजनेस भी ग्रो किया है, और जो सोल्वेंसी जो फंड है बेसिकली मार्जिन है उसके ऊपर एक्रीशन में भी यहां पर फिगर बढ़ी है, और ये फिगर बढ़ेगी ही क्योंकि मार्केट यहां से ग्रो कर रही है। तो अभी टेक्निकल्स को सपोर्ट करने के लिए बिजनेस सपोर्ट करते हुए होना चाहिए, तो बिजनेस में ग्रोथ नजर आए, और यहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट करते हुए होने चाहिए वो फाइनेंशियल्स भी सपोर्ट करते हुए नजर आए, और टेक्निकल्स भी बन रहे हैं, और अंडर वैल्यूड भी है टेक्निकली। अंडर वैल्यूएशन किस बेस पर? टेक्निकली, क्योंकि 949 पर आईपीओ था, अभी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करने लगे तो करंट अकाउंटिंग सिस्टम के बेस पर सिंगल डिजिट में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो वैसे उस हिसाब से भी सस्ता है। और अगर मैं आपको एक और फिगर दिखाऊं कि पब्लिक के पास ये शेयर्स कितने हैं, तो पब्लिक के पास ये सिर्फ और सिर्फ 2.58% शेयर्स हैं, बाकी सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद लेकर बैठी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों लेकर बैठी है और अभी तक क्यों नहीं किया? शायद वो प्राइस नहीं मिला यहां पर। अगर ये प्राइस ऊपर जाएगा अच्छा खासा, जो करना भी चाहेंगे, शायद धीरे धीरे थोड़ा सा यहां पर डाइल्यूट करे गवर्नमेंट फिर से, वो बात की बात है, अपना पैसा बनना चाहिए। सो आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक फॉर 50% गेन इन नेक्स्ट 1 ईयर। लेट्स सी यहां पर क्या होता है। मेरे कहने से तो यहां पर सिर्फ सीख लेना, समझ लेना कि ये सब सारा माजरा क्या है, ये चक्कर क्या है, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इन सारे पॉइंट्स को समझ पाते हैं तभी हम कन्विक्शन रख पाते हैं, और तभी कॉन्फिडेंस आता है, तभी ट्रस्ट बिल्डअप होता है अपने स्टॉक को, तभी हम पेशेंटली होल्ड भी कर पाते हैं। यहां पर सब चीजों का होना जरूरी है। आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, उनको सब्सक्राइब भी करना, खुद भी सब्सक्राइब करना है, यानी कि दोस्तों को सब्सक्राइब कराना है। और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।